शांता जी आराम से रामायण का पाठ कर रही थी। पति देव के जाने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान भगवान में लीन कर लिया था, जिस कारण उन्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होता था कि तभी बहू ने उनके हाथ से रामायण की किताब छीनकर दूर पटक कर दे मारी। बुढ़िया, वैसे तो एक काम बता दो तो तेरी कमर दर्द से फटी जाती है। अब यहाँ 2 घंटे से बैठकर भगवान का जाप कर रही है, तब तेरी कमर दर्द नहीं हो रही। चल चुपचाप होकर छत से कपड़े लेकर आ। शांता जी बोली, बहू अभी थोड़ी बारिश हो रही है और कपड़े तो वैसे भी सिल ही गए होंगे। अगर मैं फिसल गई तो तुम्हारा खामखा खर्चा बढ़ जाएगा। राखी तमकते हुए बोली, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना बोलने की? चुपचाप होकर कपड़े लेकर आ, वरना तेरा वो हाल करूंगी। कि शांता जी चुपचाप छत से कपड़े लेने के लिए चली गईं, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों से वो कपड़े लेकर नीचे आ रही थी, उनका पैर फिसला और वो धम से फिसलते हुए नीचे आ गिरी और उनकी तेज चीख निकल पड़ी। राखी दौड़ती हुई आई और अपने कपड़े गीले देखकर शांता जी को 2 लात मारकर बोली, बुढ़िया खाने के नाम पर तो पूरी रसोई चट कर जाती है, तुझ पर दौड़कर ये कपड़े नहीं लाए गए। शांता जी दर्द से बिलबिला रही थी। उन्हें बिलबिलाता देख राखी का दिल एक पल के लिए भी नहीं पसीजा और गुस्से में रसोई से एक थपकी लेकर आई और जैसे ही उनको मारने के लिए चली कि तभी अपने गाल पर पड़े चटाक की आवाज से उसके कान के दोनों पर्दे खुल गए। माँ जी आप ठीक तो हो ना? शांता जी उस चेहरे को देखते ही पहचान गई। उस आदमी ने शांता जी को सहारा देकर उठाया। शांता जी बोली, बेटा तुम यहाँ कैसे? माँ जी मैं तो आपका और बाबूजी का हालचाल पूछने आया था। बहुत दिन हो गए आप लोग दिखाई ही नहीं दिए। बाबूजी कहाँ हैं? उस आदमी ने इधर उधर देखकर पूछा तो शांता जी की आंखें भर आई और वो बोली, बेटा वो मुझ अभागन को इस दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़कर चले गए। इतना सुनते ही वो आदमी शांता जी के कदमों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, माँ जी आप चलिए मेरे साथ, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। हाँ आपको ऐसा घर तो नहीं मिलेगा रहने के लिए, पर जिस तरह से मैं गुजारा कर रहा हूँ आपसे वादा करता हूँ आपको भूखा नहीं रखूंगा। शांता जी बोली, नहीं बेटा मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब मेरी जिंदगी बची ही कितनी है, जैसे तैसे गुजार लूंगी। बहुत देर तक वो शांता जी का हालचाल पूछकर भारी कदमों से वापस चला गया तो राखी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी कौन था जो इस बुढ़िया से इतनी हमदर्दी दिखा रहा था। राखी शांता जी को आंखें दिखाई और बोली, ए बुढ़िया कौन था ये आदमी? और कौन कौन से यार पाल रखे हैं तूने? शांता जी बहू को कुछ जवाब नहीं दी और सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर धम से लेट गईं। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। उनके पति किशन बाबू एक सीधे सादे इंसान थे। उनके 2 बेटे पढ़ लिख कर अपने अपने घर गृहस्थी के हो गए। किशन जी एक दिन देर रात ड्यूटी से लौट रहे थे कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया और उनके एक पैर में गंभीर चोट आने की वजह से वो खुद से चल भी नहीं पा रहे थे। बेटे बहू ने उनसे बिल्कुल ही मुंह फेर लिया था। अस्पताल में 2 दिन रखकर ही डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती वो उन्हें घर ले आए कि इतना खर्चा इन पर कौन करेगा। शांता जी बेचारी पति को खुद ही कंधे का सहारा देकर डॉक्टर के पास तक लेकर जाती, क्योंकि टैक्सी और ऑटो का पैसा भी बेटों ने देने से मना कर दिया था। उनके पास जितने भी पैसे बचे थे उसी में वो अपने पति का इलाज करा रही थी। एक दिन रामू की नजर जैसे ही शांता जी और किशन जी पर पड़ी, वो दौड़कर आया और बोला, माँ जी आप टैक्सी क्यों नहीं ले लेती हो? मैं रोज आपको देखता हूँ उसी तरह आते जाते। शांता जी की आंखें भर आई तो रामू को समझते देर न लगी। उसने किशन जी को अपने कंधे पर डाला और अस्पताल दिखाने ले गया।
ये रामू का अब हर हफ्ते का हो गया था। रामू हर हफ्ते उन्हें कंधे पर डालकर अस्पताल ले जाता और उन्हें वापस घर छोड़कर चला जाता। शांता जी और किशन जी के लिए वो तो एक भगवान का अवतार ही था, पर इतना सब कुछ करने के बाद भी किशन जी उन्हें भारी दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। अचानक कुछ गिरने की आवाज से शांता जी ख्यालों से बाहर आईं और अपनी बहू से बोली, अरे बहू, जरा एक कप चाय तो दे दे, सूखी रोटी गले में फंसती है। शांता जी ने अपनी बहू राखी को आवाज लगाते हुए कहा, घर में दूध खत्म हो गया है बुढ़िया, पानी तो पड़ा है ना कमरे में, उससे खा ले, और फिर शोर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राखी ने नेल पॉलिश लगाते हुए कहा। राखी पूरे ध्यान से नेल पॉलिश लगा रही थी कि तभी किसी ने उसके चेहरे पर दूध दे मारा। दूध की बौछार से राखी हड़बड़ाकर बोली, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको अभी तुम्हारे भैया को बुलाती हूँ। हाँ हाँ, बुला लो जिसे बुलाना है, मैं भी किसी से डरता नहीं, समर ने कहा कि तभी राखी का पति विजय दंदनाता हुआ घर में घुसता है और समर से कहता है, ये कैसी हरकत है समर? विदेश से लौटे हो तो क्या जो मन करेगा सो करोगे? ये तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी माँ समान, और तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो। वाह वाह भैया, घर में माँ को पुराने सामान की तरह फेंक रखा है और यहाँ मुझे बड़ा ज्ञान दे रहे हो, समर ने गुस्से में कहा। वैसे मुझे एक बात बता, तुझे कब से माँ की इतनी फिक्र होने लगी? खुद तो जाकर विदेश में बस गया और इस बुढ़िया को हमारे गले बांध दिया, एक बार भी फिर झांकने नहीं आया और अचानक से आकर माँ की इतनी तरफदारी कर रहा है। विजय ने भी गुस्से में कहा। ये सारा शोर सुनकर शांति जी कमरे से बाहर आती हैं और इतने सालों बाद समर को देखकर चौंक जाती हैं। लगभग 5 साल पहले समर छात्रवृत्ति पर विदेश पढ़ाई करने गया था। पहले पहल तो अपने घर पर हमेशा ही फोन करता था, पर पापा के देहांत के बाद उसने जैसे घर से सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। जो कभी शांता जी फोन करती तो वो 1000 बहाने बनाकर फोन काट देता। तो इस पर विजय अपनी माँ से कहता कि जब तक पापा जिंदा थे और इसे पैसे देते थे तब तक ये सही था, और अब जब पता है कि इसे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला तो अपना असली रूप दिखा दिया। विजय और राखी शांता जी के कान भरने लगे और ये साबित कर दिया कि समर उनका बैरी है। उस वक्त विजय और राखी का व्यवहार काफी अच्छा था, तो शांता जी भी समर को भुलाने लगी और इसी तरह बातों ही बातों में एक दिन विजय ने धोखे से शांता जी का घर अपने नाम करवा लिया। घर उनके नाम होते ही विजय और राखी का रवैया भी पूरी तरीके से बदल गया। राखी तो अपनी सास के साथ नौकरों जैसा सलूक करती थी, उन्हें दाने दाने को मोहताज रखती थी। एक दिन की बात है, बारिश होने वाली थी और छत पर कपड़े सूख रहे थे, तो राखी ने अपने कमरे में लेटे लेटे शांता जी को आवाज लगाकर छत पर से कपड़े लाने को कहा, जिस पर शांता जी अपने घुटने दर्द की वजह से धीरे धीरे जाती हैं। बारिश शुरू हो जाती है हड़बड़ी के चक्कर में और वो फिसल जाती हैं और उन्हें काफी चोटें भी आती हैं, जिससे उनकी चीख निकल जाती है और चीख और गिरने की आवाज से राखी दौड़कर आती है। शांता जी को यूं गिरा देखकर उसे उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आती, उल्टा उसके कपड़े गिले हो जाने की वजह से वो आग बबूला होकर उन्हें 2 लात मारकर कहती है, कमबख्त, इस बुढ़िया ने तो नर्क मचा रखा है। खाने के नाम पर तो ये हमारा पूरा भंडार खाली कर दे, पर काम के समय इसके बदन को लकवा मार जाता है। शांता जी बहू की बातें सुनकर रोने लग जाती हैं। एक तो गिरने की वजह से उनसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, ऊपर से बहू के ताने और मार खाकर वो अपने जीवन से विरक्त हो चुकी थी। वह हर रोज ईश्वर से उन्हें उठा लेने की प्रार्थना करती थी, पर भगवान भी जैसे उनसे नजरें फेर कर ही बैठे थे। इसी तरह शांता जी बड़े कष्ट में अपना जीवन काट रही थी। इसी बीच राखी के मायके से
उसके भैया भाभी अपने बच्चों समेत कुछ दिनों के लिए आते हैं। राखी यहाँ भी शांता जी को जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ती। उसकी भाभी के साथ वह दिन भर बैठकर गप्पे लड़ाती थी, जबकि बच्चों की मालिश करना, उन्हें नहलाना हो, खाना बनाना हो, यहाँ तक कि घर के मौजूद सभी के कपड़े धोने का जिम्मा शांता जी पर दे दिया गया था। दिन भर शांता जी काम करके पूरे तरीके से थक जाती और जहाँ जगह मिलती वहीं सो जाती। एक शाम वो किचन में ही सो गईं। राखी और विजय उन्हें आवाज लगा रहे थे, पर उनकी नींद नहीं खुली। तो विजय जाकर रसोई में अपनी माँ को सोता देख गुस्से में उन्हें एक लात मारकर जगाकर कहता है, जब देखो खाना और सोना, और कोई काम है भी या नहीं आपको। शांता जी की अचानक नींद इस तरह से टूटने से उन्हें काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं, नालायक, अपनी माँ को लात मारते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती। धोखे से ये घर हड़प लिया और अब ये माँ नौकरानी बन गई। अब मैं भी तुझे कोर्ट तक ले जाऊंगी, तुम सबको अंदर करवाऊंगी। अब और नहीं सहूंगी तुम लोगों के अत्याचार। शांता जी की इस बात पर राखी और विजय ठाका मारकर हंसने लगते हैं और विजय कहता है, कोर्ट में ले जाएगी बुढ़िया? कोर्ट में जाएगी ना, फिर उसके लिए सबूत और पैसे दोनों है ना आपके पास, वरना फिर इस पागल बुढ़िया की बातों का यकीन कौन करेगा। पागल बुढ़िया होगी तेरी सास, शांता जी ने विजय से कहा। क्या कहा बुढ़िया तूने? मेरी माँ को पागल कहा? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर राखी एक तमाचा शांता जी के गाल पर जड़ देती है। अरे राखी, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? ये पागल है, ये हम नहीं, इनकी डॉक्टरी जांच कहती है। विजय कहकर फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, हम पहले से ही जानते थे कि आप ऐसा कभी न कभी तो करेंगी ही, इसलिए हमने ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट पहले ही बनवा रखा है, ताकि जब आपको ऐसे उच्च विचार आए आप चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ ना कर सके। बेटे बहू की बातें सुनकर शांता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बोली, क्या तूने अपनी माँ को पागल साबित कर दिया? ये कहकर शांता जी रोने लगी, पर हालत से समझौता करने के अलावा उनके पास और कोई सा रास्ता बचा ही नहीं था। आज वो अपनी बहू से एक कप चाय मांग रही थी, क्योंकि राखी उन्हें हर रोज बासी और सूखी रोटियां ही देती थी, और तभी समर घर पर आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। वो सीधा रसोई में जाकर दूध देकर उसे उठाकर राखी के चेहरे पर दे मार देता है। इतने सालों बाद अपने छोटे बेटे को अपने लिए खड़ा देखकर शांता जी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और रोते रोते ही वो समर से कहती हैं, बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया, ले चल मुझे यहाँ से। देख इन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है, मुझे लात मारते हैं, खाना नहीं देते, और तो और मुझे पागल साबित कर दिया है समाज में। चिंता मत करो मम्मी, मैं आपको लेने ही आया हूँ। पहले मैं सेटल नहीं था, इसलिए आपको अपने पास नहीं ले जा पाता था, पर अब आपका ये बेटा आ गया है, तो अब आपको इनके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको अपने साथ विदेश ले जाऊंगा। पता है आप जल्दी ही दादी बनने वाली हैं। समर ने खुश होते हुए कहा, क्या तूने शादी भी कर ली? शांता जी ने चौंकते हुए कहा, हाँ माँ, मैंने तान्या से शादी कर ली है। वह भले ही विदेश में पली बड़ी है, पर वो दिल से भारतीय ही है। जब उसे पता चला कि मेरा परिवार है भारत में, वो यहाँ आना चाहती थी, पर उसकी ऐसी हालत में मैं उसे इतनी दूर नहीं ला सकता था, इसलिए आपको उसके पास ले जाऊंगा। देखना वो आपको देखकर कितना खुश हो जाएगी, समर ने कहा। उसके बाद समर शांता जी को लेकर विदेश चला जाता है। शांता जी जब हवाई यात्रा कर रही थी तो उन्हें आज अपनी आज़ादी का अनुभव हो रहा था। वे खुद को बड़ा भाग्यशाली समझ रही थी कि क्या हुआ जो एक बेटे ने मुझे खून के आंसू रुलाए। मेरा दूसरा बेटा मेरे आंसू है ना पूछने के लिए। अब वो अपने जीवन के आखिरी दिन सुकून से बिताएंगी। यही सोचते हुए विदेश समर के घर में प्रवेश करती हैं।
घर काफी बड़ा तो नहीं था, पर सुंदर से सजाया हुआ किसी महल से कम भी नहीं लग रहा था। समर शांता जी को सोफे पर बिठाकर अपनी पत्नी तान्या को आवाज लगाता है। समर की आवाज से एक सुंदर लड़की, जो कि अपनी गर्भावस्था के आखिरी दौर में थी, धीरे धीरे आकर शांता जी के पास आती है। शांता जी बहुत खुश होकर सोचती हैं कि ये विदेश में रहकर भी अपने संस्कार नहीं भूली, और एक मेरी वो बहू है जो भारत में रहकर भी हमारे संस्कारों को कोसती है। फिर तान्या कहती है, मम्मी आप थक गई होंगी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। शांता जी भावुक होकर कहती हैं, तुम्हारी ऐसी हालत में तुम ज्यादा काम मत करो, मैं तो हूं ना, जो भी खाने पीने का मन हो मुझे बता देना, मैं बना दिया करूंगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। पता है मम्मी, समर मुझसे कहता था कि मेरी मम्मी ऐसी है वैसी है, पर आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिल ही गया, और जितना मैंने सुना था समर से, उससे कहीं ज्यादा अच्छी हैं आप। तान्या ने कहा, ठीक है बहू, अब बहुत हो गई मेरी तारीफ, अब तुम जाकर आराम करो, मैं समर की मदद से तुम्हारे लिए छुआरे का हलवा बनाकर ले आती हूँ। मुझे पता है अब तक मेरे पोते या पोती को अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं मिला होगा, तो अब जब तक वो नहीं आ जाता, अपनी दादी के हाथों से बनाए खाने का स्वाद ही उठाएगा, शांता जी ने कहा। उसके बाद तान्या अपने कमरे में चली गई और समर अपनी माँ के साथ रसोई में। थोड़ी देर बाद समर तान्या के पास आता है और एक धीमे मुस्कान के साथ खड़ा हो जाता है। तान्या एकदम से उछलकर कहती है, ओह समर, यू आर सो राइट, हमें ये आइडिया पहले ही अपना लेना चाहिए था। सच में तुम्हारी माँ को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। सच ही कहा था तुमने, यहाँ नैनी और मेड के लिए कितने खर्च करने पड़ते हैं, और हमें तो आया मुफ्त में ही मिल गई है। आई कांट बिलीव, ओ माई गॉड, आई एम सो हैप्पी। तान्या धीरे से, वरना मम्मी सुन लेगी। देखो इस मेड की भी फीस है। समर ने कहा, फीस? पर तुम तो कह रहे थे मम्मी मुफ्त में है। तान्या ने कहा, अरे बाबा, फीस मतलब इन्हें हमारे इरादे का कभी पता नहीं चलना चाहिए। हमें इनसे हर काम करवाना है, बस मीठा मीठा बोलकर। हमारा काम भी निकलेगा और पैसे भी बचेंगे, समर ने कहा। फिर यूं ही दिन बीतते गए और समर को बेटी हुई। सभी कोई खुश थे कि तभी तान्या कहती है, मम्मी जी आप इसे ज्यादा अपने पास ही रखना, ताकि ये आपसे ज्यादा जुड़ सके। तान्या ये सब ऊपर ही ऊपर कह रही थी, असल बात तो ये थी कि उसे अपनी बेटी को उसके दादी नहीं आया के पास रखने का इरादा था। एक दिन शांता जी समर से कहती हैं, बेटा तेरे भैया ने तो वो घर मुझसे धोखे से हत्या लिया, और अब उसकी नजर मेरी एक और जमीन पर है जो मैं गुड़िया के नाम करना चाहती हूँ। वो आज के बाजार में काफी महंगी भी है, तो मुझे एक बार के लिए भारत ले चल सकता है क्या, ताकि मैं ये सारा काम निपटा कर वापस बिना कोई चिंता के यहाँ रह सकूं। जमीन का नाम सुनकर ही समर और तान्या की बाँछें खिल गई। फिर समर कहता है, ठीक है, अब की बार हम सभी चलेंगे। इसी बहाने से तान्या को भी भारत के दर्शन हो जाएंगे। फिर सभी भारत पहुंच जाते हैं और वह सभी एक होटल में ठहरते हैं। तो फिर विजय भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, मैंने सुना है माँ, आप अपनी खोई जमीन इसके नाम करने वाली हैं। ऐसा नहीं हो सकता, जो मिलेगा दोनों को बराबर मिलेगा। क्यों, जब ये घर अपने नाम कर रहा था तब तुझे ख्याल नहीं आया? शांता जी ने कहा, हमें ये छोटा सा घर देकर समर को बड़ा हिस्सा देने जा रही हैं, और तो और इतनी बड़ी जमीन है आपके पास। ये बात भी आज तक मुझसे छुपा कर रखी है। वो तो आप लोगों पर मेरे आदमी की नजर थी, क्योंकि मुझे पहले पता चल गया था आप लोग आने वाले हैं। या तो वो जमीन का हिस्सा बराबर लेंगे या फिर मैं केस करूंगा। और ये मत भूलिए, आपके पागल होने का सबूत है मेरे पास। विजय ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, भैया पिछली बार मम्मी अकेली थी, पर इस बार वो अकेली नहीं है जो आपकी धमकी से डर जाएंगी। आप तो बस अपना रास्ता नापो, वरना वो अंजाम करूंगा कि सड़क पर आ जाओगे।
समर ने गुस्से में कहा, अरे जा जा, बड़ा आया मुझे सड़क पर लाने वाला, खुद तो विदेश में सेटल है, फिर भी यहाँ की जमीन हड़पने आ गया और अब मुझसे उलझ रहा है। मैं भी देखता हूँ ये जमीन तुम अकेले कैसे हड़पते हो। ये कहते हुए विजय वहां से निकल गया। उसके निकलते ही शांता जी उसके पीछे निकलती हैं और समर से, मैं इसे अभी बताकर आती हूँ, ये कहकर जाती हैं। फिर वह विजय से कहती है, सुन विजय, मैं वो जमीन तेरे नाम करने को तैयार हूँ, पर तुझे ये घर मेरे नाम करना होगा, ताकि मैं इसके बदले तुझे वो जमीन देने के लिए समर को मना सकूं। वो दरअसल इस घर में मेरी काफी यादें जो अमूल्य हैं, वो सब जुड़ी हुई हैं। अगर तू राजी है तो ठीक है। विजय बोला, हाँ हाँ ठीक है, फिर तू जल्दी कागजात बनवा, मैं इधर सब कुछ तैयार करवाती हूँ। विजय जल्दी में कागजात तैयार कर जब शांता जी के पास जा रहा होता है, तभी राखी उससे कहती है, सुनिए जी, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये घर भी हमारे हाथ से चला जाए और उधर भी हमें कुछ ना मिले। अरे मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ, पहले मम्मी के कागजात देखूंगा, फिर इन कागजात पर साइन करूंगा, विजय ने कहा। विजय ने फिर फोन किया समर को और कहा वो माँ से बात करना चाहता है। तो इस पर शांता जी कहती हैं, आज शाम को तेरे यहाँ ही आ रहे हैं, तभी सारी बातें होंगी। पर माँ, हम वहाँ क्यों जाएंगे? आपने भैया को ऐसा क्यों कहा? समर ने कहा, बेटा चल ना वहाँ, उसे तेरा हिस्सा चाहिए था ना। उसके साथ मैंने ऐसी चाल चली है कि अब वह हमारे काम में कोई अड़चन नहीं डालेगा। तो बस वहाँ कोई आपत्ति मत जताना, सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाना। आज मेरे बच्चों को मैं ऐसा सरप्राइज दूंगी कि वो हमेशा याद रखेंगे। शांता जी ने कहा, बच्चों को? समर ने चौंकते हुए कहा, हाँ तुझे भी तो सरप्राइज ही मिलेगा ना, कि जब तेरी बच्ची के लिए इतनी बड़ी जमीन मैंने दी, तो अब तेरे भैया को भी तो सरप्राइज मिलना चाहिए ना। शांता जी ने कहा। फिर सभी विजय के यहाँ जाते हैं। विजय कहता है, माँ मैंने आपके कहे अनुसार कागजात तैयार करवा लिया है और साथ में वकील को भी ले आया। जरा आपके तैयार कागजात मुझे दिखाइए, फिर मैं इन सब पर भी साइन कर दूंगा। ये ले बेटा, ये कहकर कागजात मैंने साइन कर दिया है, तू देख ले, शांता जी ने कहा। कागजात के पहले पन्ने को देखकर ही विजय इतना खुश हो जाता है कि वो झटपट उन सभी कागजात पर साइन कर देता है। कागजात अपने हाथों में लेकर शांता जी कहती हैं, चल अब तू और राखी इस घर से चलता बन, और तू समर। शांता जी अपनी पूरी बात खत्म भी नहीं कर पाती हैं कि समर खुश होकर बीच में कहता है, हाँ मम्मी, मुझे पता था आप भैया से दोनों चीजें छीनना चाहती थी ना, मैं पहले ही समझ गया, और ये सही भी है। इसने जो किया आपके साथ, उसके बाद तो ये होना भी चाहिए। अरे रुक जा बेटा, भैया का इतना बखान करने से पहले खुद अपनी गिरवान में भी झांक ले। तू भी जो पहले फ्लाइट की टिकट मिलती है बुक करा ले, तुझे भी तो जाना होगा ना। शांता जी ने कहा, क्या कह रही हो मम्मी, सिर्फ मुझे? आप भी तो जाएंगी ना हमारे साथ। समर ने कहा, देख बेटा, तुम दोनों ने अपनी बूढ़ी माँ का बड़ा फायदा उठा लिया। एक ने धोखे से घर हड़प कर मुझे नौकरानी बना दिया, तो दूजे ने फ्री की आया और काम वाली की जगह मुझे दे दिया। तो अब बताओ किस लायक बेटे को मैं क्या दूं? विजय, तू जिस कागजात को देखकर इतना खुश हो रहा है ना, ऐसी कोई जमीन मेरे पास है ही नहीं। ये तो मैं वापस भारत आना और तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए झूठ कहा था, क्योंकि अगर इस जमीन का लालच ना होता तो समर मुझे यहाँ वापस कभी नहीं लाता और ना ही विजय मुझे घर वापस करता। समर, उस दिन जब तू और तेरी विदेशी पत्नी मेरा अपमान कर रहे थे, मैंने सब सुन लिया था और तभी तय कर लिया था कि अब बहुत हो गया बेचारी बनकर रहना। अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, तो वो उन बच्चों से नहीं लड़ सकती क्या? शांता जी ने गुस्से में कहा, बुढ़िया, हमें नहीं देगी जायदाद तो किसे देगी? समर तमतमाता हुआ बोला। तो शांता जी ने रामू को आवाज लगाई। दोनों बेटे चौंकते हुए बोले, ये कौन है माँ? शांता जी बोली, ये वही है जिसने तुम्हारे बाबूजी को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी और तुम दोनों ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। जो बेटे अपने पिता के लिए
अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकते, उन्हें मेरी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। बुढ़िया, तो इस भिखारी को हमारे हिस्से की जायदाद देगी? दोनों बेटों ने तमकते हुए कहा तो शांता जी समर और विजय को एक जोर का तमाचा लगाई और घर से धक्के मार कर निकालते हुए बोली, जाओ अब तुम विदेश और एक नई आया ढूंढ लेना, और तू विजय उस जमीन पर अपने लालच का मकान खड़ा कर लेना, और मैं यहाँ सुकून से अपने जीवन के आखिरी दिन बिताऊंगी। सब कुछ मैंने रामू के नाम कर दिया है। तुम जैसी नालायक औलाद को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। चाहती तो तुम दोनों को मुझे ठगने के लिए पुलिस के हवाले भी कर सकती थी, पर तुम लोगों के लिए फिलहाल इतना ही बहुत है। फिर लोगों की वजह से तुम्हारे बच्चे क्यों भुगते? अपने दोनों बेटों को अपने जीवन से हमेशा के लिए शांता जी ने दूर कर दिया। उसके बाद शांता जी ने सब कुछ रामू के नाम कर दिया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। रामू भी शांता जी को एक माँ की तरह प्यार करता था, क्योंकि उसे बचपन में कभी अपनी माँ का प्यार ही नहीं मिला था। रामू उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करता। दोस्तों, बूढ़े माता पिता हमारे घर में नहीं होते सिर्फ नौकर का काम करने के लिए। बूढ़ा वृक्ष फल भले ना दे सके, पर उसकी छाया काफी है हमें सुकून की शाम देने के लिए। तो दोस्तों, शांता जी ने अपने बेटे बहू को सबक सिखाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में अपने राय विचार लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।